नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था कैसे थी, उन्हें कम्युनिस्टों ने स्वतंत्रता के उपरांत किस प्रकार से एक गलत कर दिया और अशुद्ध कर दिया, ये हमने यहाँ पर देखा। इन वामपंथियों की हिंदू धर्म के प्रति कितनी घृणा है और उसके कारण उन्होंने कैसे हमारे इतिहास का विकृतीकरण किया, ये हमने समझ कर लिया। इसी के साथ हमारे भारतीय जो मनीषी होकर गए हैं, तो उन्होंने हमारे शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या क्या विचार रखे हैं, तो महर्षि अरविंद जी के विचार हमने इस धर्म संवाद में समझ कर लिए। अभी हम हमारे दर्शन शास्त्र के विषय में तथा उसका शिक्षा के साथ क्या संबंध है, ये हम जानकर ले रहे हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने हमें दर्शन शास्त्र के विषय में जानकारी दी। उसमें आपने हमें दर्शन क्या है, शास्त्र क्या है, इसका शिक्षा के साथ क्या संबंध है, ये भी सब जानकारी आपने हमें दी। तथा शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये भी हमें बताया, उसकी विशेषताएं क्या है। तो ये आदि बातें हमने समझ कर ली है। तो दर्शन तथा पाठ्यक्रम, इनका भी परस्पर कुछ संबंध है, तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, जैसे शिक्षा के उद्देश्य के भांति पाठ्यक्रम का भी निर्माण भी दर्शन के अनुसार ही होता है। जिस देश में जिस समय जैसी विचारधाराएं प्रचलित है, सत्ता में है, या उस देश की या उस समाज की जो आकांक्षाएं हैं या उनकी मान्यताएं हैं, या उन्होंने उस समय जो आदर्श निर्धारित किया है या आदर्श प्रचलित है, तो उनके अनुसार और शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार वह देश अपने शालेय शिक्षण का या महाविद्यालयीन शिक्षा का एक पाठ्यक्रम का वो निर्माण करते हैं तथा उसके अंतर्गत उन्हीं विषयों को वो सम्मिलित करते हैं जो उनको उनके उद्देश्यों को अनुरूप लगते हैं या वो जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उससे अनुरूप जो पुस्तक होते हैं, विषय होते हैं, उसे वे सम्मिलित करते हैं। अब जिन पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन करने से या ऐसे अभ्यासक्रम लागू करने से उस देश तथा समाज की जो तात्कालिक आवश्यकताएं हैं वह पूरी हो जाए, ऐसा एक अभ्यासक्रम उस पाठ्य पुस्तकों में निर्धारित किया जाता है और उसके अनुकूल फिर पुस्तक निर्माण होता है। तो दर्शन एवं शिक्षा जो पद्धतियाँ हैं उसका परस्पर क्या संबंध है, वो अभी हम देख कर लेंगे। यानी एक तरफ दर्शन है और दूसरा है शिक्षा पद्धति, तो दोनों का परस्पर घनिष्ठ ही संबंध होता है। दोनों एक दूसरे को अत्यंत पूरक है और एक दूसरे के बिना वे अधूरे हैं, यह भी हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। और परस्पर घनिष्ठ संबंध होना यही कारण है कि समय समय पर जब बदली हुई दार्शनिक विचारधाराएं हैं या समय समय पर बदली हुई जो राजकीय या सामाजिक उस समय की विचारधारा है या आवश्यकता है, तो उसके अनुसार उस समय शिक्षा पद्धतियों में भी परिवर्तन होते रहता है और होना एक अविभाज्य अंग भी बनता है। प्रत्येक शिक्षक को अपने अगर व्यवसाय में वो चाहता है कि मैं सफल बनूं या मुझे सफलता प्राप्त करनी है, तो हर शिक्षक को भिन्न भिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का गहन अध्ययन ही करना आवश्यक है। इसका उपयोग क्या है कि वह जब बालक को शिक्षा देते रहता है, चाहे प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, तो बालक को तथा जो पाठ्यक्रम जो वो सिखा रहे उसको एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उसका एक दूसरे से संबंध प्रस्थापित करने के लिए ऐसे दार्शनिक, अलग अलग दार्शनिकों के जो कुछ जीवन चरित्र है या उनके जो कुछ तत्वज्ञान है, उदाहरण है, उसको बताकर ये दोनों को वो जोड़ना उनको संभव होता है। और जब वे पाठ्यक्रम में जो सिखा रहे हैं
उसको किसी दार्शनिक के विचारों के साथ या किसी के चरित्र के साथ या किसी के जीवनी या जीवन पट के साथ जोड़ने का अगर शिक्षक यशस्वी हो जाता है, तो वो जो शिक्षा के माध्यम से प्रयोग करना चाहता है, वो जो बालक में परिवर्तन अपेक्षित करना चाहता है, जो शिक्षा का लक्ष्य वो प्राप्त करना चाहता है, उस प्रयोग से वो बालक के जीवन में वो सफलता प्राप्त होते हुए देख सकता है। उसी के कारण शिक्षक भी अपना जो उसका भी उद्देश्य है शिक्षा का, तो उस शिक्षा के उद्देश्य को भी और शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्यों को भी उसी के माध्यम से प्राप्ति होती है। अब शिक्षा पद्धति है, बालकों के जीवन में बचपन से अनुशासन की आवश्यकता होती है। अनुशासनहीन बालक एक दिशाहीन होता है और अनुशासन युक्त बालक या विद्यार्थी यह एक उत्तम चरित्र के निर्माण का माध्यम होता है। तो दर्शन और अनुशासन, इसमें कुछ संबंध है क्या, यह भी अभी हम जान लेंगे। तो दर्शन क्या करता है कि दर्शन एक लक्ष्य रखता है और शिक्षा व्यवस्था वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन या माध्यम निर्माण करता है, जो व्यवहारिक जीवन पे, प्रायोगिक जीवन में आचरणशील होता है और उसके कारण वो लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो दर्शन क्या करता है कि लक्ष्य के अनुसार विद्यार्थियों में अनुशासन के एक स्वरूप को निश्चित ही करता है। वस्तुस्थिति यही है कि स्कूली अनुशासन कठोर नियंत्रण पर आधारित ही होना चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में जैसे बच्चे एक कच्चे मिट्टी के ढेले जैसे समान होते हैं या चिकनी मिट्टी के, गीली मिट्टी के समान होते हैं, तो उसको अगर आप कोई परिवर्तित करके एक विशिष्ट आकार देके उसमें एक मूर्त या मूर्ति निर्माण करना चाहते हो, तो आपको एक कठोर अनुशासन में रहकर अनावश्यक जो भाग है, अनुशासनहीनता जो है वो हटाकर एक अनुशासित एक दिव्य चरित्र का निर्माण करने के लिए आपको कुछ ना कुछ बंधन, उस पर नियंत्रण लाने की आवश्यकता होती है। अथवा अगर पूर्ण स्वतंत्रता अगर हम देते हैं, तो पूर्ण स्वतंत्रता भी एक दर्शन का भाग हो सकता है, परंतु वो जब कालानुरूप या समय के अनुरूप वो अगर आवश्यकता नहीं है, तो वह पीढ़ी को, बालकों को, विद्यार्थियों को दिशाहीन भी कर सकती है। तो किस समय पूर्ण स्वतंत्रता देना है, किस समय कठोर नियंत्रण देना है, किस समय उसका सम्यक अवस्था का उपयोग करना है, यह एक दार्शनिक समस्या है और कालानुरूप, परिस्थिति अनुरूप और उस समय की राष्ट्र की स्थिति वह देखकर हमको यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। यदि हम किसी देश तथा काल की, उस समय की जो सामाजिक या दार्शनिक या तात्कालिक राजनीतिक विचारधाराओं या स्कूल के अनुशासन, इनका अगर हम अध्ययन करते हैं, तो इन अध्ययन से हमें यही पता चलता है कि स्कूल का अनुशासन उस समय की जो विचारधारा होते हैं उसके अनुरूप ही होता है। अगर शासन कठोर है या तानाशाही वृत्ति का है या कम्युनिस्ट या माओवाद की तरह का है, तो वहाँ पर विद्यार्थियों में, बालकों पर एक कठोर अनुशासन होता है और वो बालक को इस तरह निर्माण करना चाहते हैं कि वो बालक पूर्णतः उसके राज्य के काम आ जाए। जो तानाशाह है, जो सत्ता में है, उसकी वो सुने, उसके हाँ में हाँ मिलाए और उसको विरोध करने की क्षमता उसमें ना निर्माण हो। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यक्ति अपने विचार या मत रखने के लिए अनुकूल होता है, और जब शासन लोकतांत्रिक होता है तो व्यक्ति अपने विचार रखने के लिए एक उपयुक्त ऐसा वातावरण निर्माण होने के लिए शिक्षा व्यवस्था में भी एक उदारमतवादी विचारधारा रहती है, परंतु यहाँ पे अनुशासन और इसका एक थोड़ा सा संतुलित रखने की आवश्यकता होती है। जैसे अनुशासनहीनता बढ़ती है तो समाज एक अराजक के तरफ जाता है, अशिक्षित और गुनहगारी की तरफ जाता है, तो फिर वही लोकतंत्र को विफल करने के लिए जिम्मेदार भी होता है। उसके विरुद्ध अगर हम धर्माधिष्ठित राज्य व्यवस्था देखते हैं या हम धर्म राज्य की कल्पना करते हैं, हम राम राज्य, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, तो वहाँ पर नैतिकता के आधार पर स्वयं अनुशासित होने की प्रक्रिया, यानी वैचारिक और बौद्धिक प्रगल्भता के माध्यम से स्वयं को अपने परिवार के लिए उपयोगी बनाना, अपने समाज के लिए उपयोगी बनाना, अपने राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाना और दूसरे को पूरक होना, त्याग और समर्पण भाव के आधार पर,
तो वहाँ पर एक धर्माधिष्ठित शिक्षा व्यवस्था ऐसी होती है कि अपने गुरुजन, शिक्षक या अपने परिवारों में अपने ज्येष्ठ आप्त लोगों का आचार विचार देखकर ही एक वो बालक के, विद्यार्थी का ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया हो जाती है कि वो स्वयं शासित होता है, स्वयं अनुशासित होता है, एक प्रगल्भ और दायित्व लेने वाला एक जिम्मेदार नागरिक, एक चारित्रवान नागरिक निर्माण होता है। तो ये अध्ययन से हमें यही पता चलता है कि प्राचीन काल में उस समय धर्मपरायण या धर्म आचरणता था, तो उस समय स्वयं शासन और अच्छा ये था। मध्यकाल में जब ये तानाशाही और ये अंग्रेज़ और मुग़लों का आक्रमण बढ़ा और उन्होंने अपनी शिक्षा को स्थापित करने के लिए प्रयास किया, तो उस समय एक अनुशासन की, कठोर अनुशासन की भी आवश्यकता हुई थी और ये उसमें एक संघर्ष का भी वातावरण शिक्षा व्यवस्था में था और उसमें निरंतर बदलाव हो रहे थे। और अभी आधुनिकता में ये जो कम्युनिस्ट प्रणीत विचारधारा है, जो भारत के लोकतंत्र को भी समाप्त करना चाहते हैं, भारत के धर्म परंपरा, प्राचीन परंपरा, ज्ञान विज्ञान परंपरा, यहाँ की संस्कृति, इस सब को नष्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक अनियंत्रित खुलापन, अनकंट्रोल्ड लिबरलिज्म का एक विचार जो उन्होंने रखा है, वो एक समाज को नष्ट करने की प्रक्रिया कर रहा है। क्योंकि एक तरह यह कम्युनिस्ट जब उनका शासन आता है तो वो तानाशाह बनकर हर नागरिक और हर व्यक्ति को वो नियंत्रित करना चाहते हैं। तो कैसे वे भारत को नष्ट करने का षड्यंत्र कर रहे हैं वो हमको यहाँ पर पता चलता है। एडम्स ने अपनी एक पुस्तक मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशनल प्रैक्टिस, इसमें अनुशासन के संदर्भ में 3 जो एक प्रकार हो सकते हैं उसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है। पहला जो अनुशासन बताया कि एक दमनात्मक अनुशासन, दमनात्मक अनुशासन दमनवादी एक विचारधारा पर ही आधारित होता है। इस दृष्टि से देखें तो यहाँ पर मारपीट तथा भय पर आधारित होता है। यानी केवल शिक्षक नहीं तो शिक्षा संस्थान अनुशासित करने वाले और फिर प्रशासकीय और राज्य जो व्यवस्था होती है, तो उनके मारपीट या भय के आधार पर ये दमनात्मक अनुशासन होता है। हमको ये दमनात्मक अनुशासन कौन से राज्य व्यवस्था में या कौन से काल में दिखता है? हिटलर हो, मुसोलिनी हो, या लेनिन हो, स्टालिन हो, माओ हो, या हमारे बंगाल के बुद्धदेव भट्टाचार्य या ज्योति बसु, या केरल के जो वामपंथी है। तो ऐसे प्रदेशों में एक दमनात्मक अनुशासन होता है। और यहाँ पर तो केवल स्कूलों में नहीं, शिक्षा पद्धति में नहीं, तो सामान्य नागरिकों पर ही दमन का तंत्र उपयोग करते हैं। यानी गुलग, जिसमें उन्होंने स्वयं के कम्युनिस्ट पार्टी के 10 लाख कार्यकर्ताओं को मारा था, 30 लाख नागरिकों को उन्होंने मारा था। कुल मिलाकर स्टालिन, लेनिन मिलकर सब माओवाद के अकाउंट में, खाते में करीब करीब 10 करोड़ जनताओं का कम्युनिस्ट शासन, कम्युनिज्म के नाम पर अपनी सत्ता को टिकाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने ये जो नरसंहार किया है, जो वंश विच्छेद किया है, तो ये जो सब बातें दिखती है वो तानाशाही या कम्युनिस्ट विचारधाराओं के परंपरा में हमें दिखती है। अब ये अनुशासन का जो दूसरा प्रकार एडम्स ने अपने पुस्तक में लिखा है, उसमें उसने लिखा है कि प्रभावात्मक अनुशासन, यानी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्तित्व पर प्रभाव होना और उसके माध्यम से प्रभावात्मक एक अनुशासन निर्माण होना। बालक या विद्यार्थी के दृष्टि से अगर शिक्षक एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उसके चरित्र का अगर बालक या विद्यार्थियों पर प्रभाव पड़ता है, तो समाज और राष्ट्र के दृष्टि से देखा तो नागरिकों के ऊपर राज्यकर्ता और प्रशासकीय अधिकारियों का प्रभाव पड़ता है। और जहाँ पर आदर्श राज्यकर्ता है, आदर्श प्रशासन है, तो फिर आदर्श नागरिकों के निर्माण की भी प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये जो प्रभावात्मक जो अनुशासन एडम्स कहता है वह आदर्शवादी दर्शन पर आधारित है। इसमें उसने क्या बताया है कि इस विचारधारा के जो समर्थक हैं उनका जो विश्वास है कि बालक के व्यवहार में, उसके संपर्क में, सानिध्य में रहने वाले तथा उसको शिक्षा देकर दिशा देने वाले जो शिक्षक होते हैं, उसके व्यक्तित्व का एक गहरा प्रभाव पड़ता है। अब ऐसे कब संभव होता है? तो हमने पहले देखा था कि दमनात्मक जो अनुशासन है वो जैसे तानाशाही या कम्युनिस्टों के राजवट में होता, तो ये जो प्रभावात्मक अनुशासन है यह लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, ऐसे समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था में हमको ये प्रभावात्मक प्रभाव दिखता है। तो
प्रभावात्मक अगर प्रभाव हम चाहते हैं और शिक्षक के आचार विचार, उसके व्यक्तिगत जीवन के चरित्र और उसकी शिक्षा देने की पद्धति के माध्यम से अगर हम चाहते हैं कि शिक्षक अपने बालकों या विद्यार्थियों को प्रभावित करे और उसका संस्कारित करने का या उसका निर्माण का, उसके जीवन के लक्ष्य के प्राप्ति का, शिक्षा के लक्ष्य के प्राप्ति का वो प्रयास करना है, तो शिक्षक को अपने स्वयं के व्यक्तित्व तथा आदर्शों के द्वारा यह उसको अपने विद्यार्थी या बालकों के सामने यह अनुशासन विकसित करना है। यह एक आत्म अनुशासन के रूप में बालकों में विकसित होना चाहिए, ऐसे उसने प्रयास करना अपेक्षित है। अब बालक को सुधारने के लिए शिक्षक के हृदय में अत्यंत प्रेम, मातृत्व, वात्सल्य, करुणा की आवश्यकता होती है। बालक के हृदय को प्रेम से जीतकर उसके प्रति एक विश्वास निर्माण करके बालक को उसके चरित्र, कृति और आचरण का अनुकरण करने के लिए एक मानसिक बौद्धिक रूप से बाध्य करके उस बालक में, उस विद्यार्थी में अनुशासन निर्माण हो और बनाए रखने के लिए शिक्षक को प्रयास करने की आवश्यकता होती है। तो यह जो प्रभावात्मक अनुशासन है वो लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था में अपेक्षित होता है। अब भारत में विडंबना क्या है कि भारत में अंग्रेज जाने के बाद अंग्रेज और पाश्चात्य की गुलामी तो तत्वतः निकल गई ऐसे हमें लगा और हम स्वतंत्र हो गए ऐसे लगा। मगर अंग्रेज ने जाते जाते सेक्युलर पंथी कांग्रेस और पाश्चात्य विचारधारा के जो पिट्टू थे नेहरू, जो स्वयं सोवियत पंथी और कम्युनिस्ट पंथी विचारधारा के थे, उनके हाथ पर सत्ता सौंप कर गए। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में सत्ता नहीं सौंपी थी, क्योंकि उनको मालूम था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों की एक भी नीति नहीं लागू करेंगे और सही मायने भारत को स्वतंत्र करके वो स्व शिक्षा नीति, स्व न्याय नीति, स्व परंपरा, इसको वो पुनर्जागृत करेंगे, ये पता था। इसलिए उन्होंने नेहरू और कांग्रेस के हाथ में सत्ता देकर वे गए। अब इनका ना तो लोकतंत्र पे विश्वास था और वे स्वयं कम्युनिस्ट विचारधारा के होने के कारण उन्होंने पूर्ण शिक्षा पद्धति और महत्व के नीति निर्धारण वाले जो भी विभाग थे वो सभी उन्होंने कम्युनिस्ट पंथी या कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों के हाथ में अधिकार के रूप में दे दिया। अब इन कम्युनिस्टों ने भारत में लोकतंत्र स्थापित होने के बजाय कम्युनिज्म स्थापित हो, इसके दृष्टि से प्रयास शुरू किया। शिक्षा भारतीय परंपरा, प्राचीन परंपरा के अनुरूप ढालने के बजाय उन्होंने मैकेलोप्रिनिस शिक्षा को आगे करके उसको सोवियत मॉडल में ढालने का प्रयास किया और भारतीय समाज नास्तिक हो, धर्म के विरोधी विचार करे, वो स्वयं के धर्म, परंपरा, संस्कृति के प्रति हीन भावना निर्माण हो, वे अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा से दूर जाए और वो कम्युनिस्ट विचारधारा के अनुयायी बने। इस प्रकार का उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और एक नीति निर्धारण, एक धोरण का निर्माण किया था। तो भारत लोकतांत्रिक है मगर प्रभावात्मक अनुशासन निर्माण नहीं हो पाया, क्योंकि भारत का जनमानस धर्मपरायण था, संस्कृति परायण था, प्राचीन शिक्षा के परंपरा से वो आश्रित था और दूसरी तरफ ये कम्युनिस्ट विचारधारा का एक विपरीत और डायगोनली अपोजिट एक चरित्र उनके सामने रखा गया और वहाँ पर भारत में एक वैचारिक बौद्धिक संघर्ष की शुरुआत हुई। सत्ता का प्रभाव करके करके उच्च शिक्षित लोगों पर उन्होंने तो प्रभाव निर्माण किया और प्रशासकीय यंत्रणा हो, पुलिस यंत्रणा हो, न्याय व्यवस्था हो या राजकीय यंत्रणा हो, उन पर उन्होंने अपना प्रभाव जमाने का प्रयास जरूर किया। परंतु कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव होने के कारण देश में धर्म दूर हो गया तो भ्रष्टाचार बढ़ा, अनाचार बढ़ा, अत्याचार बढ़े, बलात्कार बढ़े, अशिक्षित लोग संसद और विधानसभा में जाने लग गए। फिर धीरे धीरे क्रिमिनल्सों की संख्या चुनकर आकर वो संसद और विधानसभा, विधान परिषद में जाने लग गए। तो अब भारत में, भारतीय मन में एक संघर्ष निर्माण हो गया कि वो अपने संस्कार और मूल्यों के विपरीत एक आइडियल राजकीय और प्रशासकीय या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखने के कारण भारत का एक समाज एक भ्रमित अवस्था में है और वो प्रभावात्मक अनुशासन को ग्रहण नहीं कर पाया है और आज एक देश की और शिक्षा व्यवस्था की विकट स्थिति यहाँ पर निर्माण हुई है। तो प्रभावात्मक अनुशासन तो है मगर भारतीय जो विज्ञान है उसके प्रतिकूल है,
ये धर्मपरायण है, भ्रष्टाचार से वो दूर जाना चाहते हैं, अत्याचार अनाचार हिंसा से दूर जाना चाहते हैं, वो सुजलाम सुफलाम स्थिति चाहती है, वो सुख शांति आनंद चाहते हैं, वो परस्पर सहयोग चाहते हैं। और कम्युनिस्ट लोग डिवाइड एंड रूल, नास्तिकता, कलह, झूठा लिबरिज्म, झूठा फेमिनिज्म, स्त्री को या पुरुषों को बंधनों मुक्त करना चाहते हैं। और उससे जो हो रहा है, तो भारत जैसे लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में ये प्रभावात्मक जो अनुशासन है वो एक तरह से विफल हुआ है। तो भारत है लोकतांत्रिक देश, मगर प्रभावात्मक अनुशासन यहाँ पर नहीं। भारत यह तानाशाही देश नहीं है, इसलिए दमनात्मक जो अनुशासन है वो यहाँ पर लागू नहीं हो पाया है। तो एक तरह से उसकी भ्रमित अवस्था है, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। अब जो एडम्स को तीसरा अनुशासन जो अपेक्षित है वो है मुक्तयात्मक अनुशासन। अब मुक्तयात्मक अनुशासन क्या है? तो मुक्तयात्मक अनुशासन प्रकृतिवादी दर्शन पर आधारित है। और सच्चा प्रकृतिवादी दर्शन यानी हमारा अध्यात्म ही है, क्योंकि जितनी व्यक्ति उतनी प्रकृतियाँ उतना साधना मार्ग। और व्यक्ति के अंदर वो जन्मता ही कुछ दिव्य गुण, दिव्य शक्तियाँ लेकर वो जन्म होता है। व्यक्ति के भौतिक विकास के साथ उसका आधिदैविक और आधि आध्यात्मिक भी विकास करना आवश्यक होता है। और उसको उस प्रकार की अगर वातावरण शिक्षा पद्धति में मिलता है, उसके अंदर के सुप्त गुण, सुप्त संस्कार और सुप्त जो दिव्य शक्ति है उसके जागृति का अगर ज्ञान होता है, तो आदि भौतिक के साथ आदि आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में विकास होने के कारण सही मायने में शिक्षा व्यवस्था का जो लक्ष्य है, चाहे मोक्ष हो, आनंद प्राप्ति हो, या एक दिव्य शक्तियों की जागृति के साथ एक अतिमानस व्यक्तिमत्व का निर्माण हो, अत्यंत चारित्रवान, त्यागी, परोपकारी व्यक्तित्व का निर्माण हो, वह इस मुक्तयात्मक अनुशासन में निर्माण हो सकता है। इस दर्शन के अनुसार चाहे बालक हो या विद्यार्थी हो, उसमें स्वाभाविक अच्छाई है, इसका विश्वास किया जाता है। और उसमें के अंदर की अच्छाई जो है उसको फूलने फलने देकर एक अच्छाई पे आधारित एक समाज निर्माण, सत्वगुणी एक अध्यात्म परायण समाज निर्माण की इसमें एक अपेक्षा की जाती है। अतः ये जो मुक्तिवादियों का विश्वास है कि यदि बालक को उसके विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए तो उसके जीवन में नैतिकता आ जाएगी और उसके आधार पर वो अपना समग्र विकास करने के लिए सक्षम होगा। अतः बालक के अनियंत्रित स्वतंत्रतापूर्ण आत्म अभिव्यक्ति का समर्थन करते हुए स्वाभाविक परिणामों के अनुशासन का ये दर्शन समर्थन करता है। चूँकि आधुनिक युग में मुक्तवादी विचारधारा प्रचलित है, इसलिए शिक्षा में अनुशासन तथा स्वतंत्रता की चर्चा तो हर स्थान पर सुनाई पड़ती है, मगर जो प्राचीन भारतीय परंपरा में जो अपेक्षित है कि वो अनियंत्रित नहीं है, वो धर्म बंधनों से नियंत्रित है। धर्म ने क्या करे क्या ना करे, क्या अधर्म है क्या धर्म है, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, इसके परिप्रेक्ष्य में एक अनियंत्रित अनुशासित व्यक्तिमत्व निर्माण हो ऐसी अपेक्षा है। बल्कि अच्छा बुराई ना समझे, धर्म अधर्म ना समझे, और फिर वो अनियंत्रित अगर उसको अनुशासन प्रदान किया जाता है तो उसमें फिर एक अराजक युक्त एक असुरी विचारों की एक प्रवृत्ति निर्माण होकर एक समाज एक दिशाहीन होने की संभावना है। और इसलिए हमारी जो प्राचीन पारंपरिक शिक्षा पद्धति है वो मुक्तिवादी विचारधारा की तो है, मगर वो मुक्तिवादी विचारधारा इस परिप्रेक्ष्य में है कि वो शिक्षक या शिक्षा प्रणाली अपना कोई मत उस पर ना ला दे, परंतु ईश्वर ने जो मनुष्य के लिए जो वेदों के माध्यम से, धर्म के माध्यम से जो बंधन दिए हैं, या उसको जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा अधर्म है कौन सा धर्म है, अधर्म लेकिन ये कैसे दंडित होता है और धर्म का कैसे उसको बख्शिश मिलता है, यह जो दिशा दर्शन दिया है उसके परिप्रेक्ष्य में एक अनियंत्रित या मुक्तिवादी विचारधारा हमारी जो अपेक्षित है वो वर्तमान के नास्तिक या एक भौतिक आधार पर जो मुक्तिवादी विचारधारा है उससे वो एक अलग हटकर है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। तो इस श्रृंखला में
अंततः हम दर्शन और पाठ्य पुस्तक, इसका परस्पर क्या संबंध है या ये परस्परावलंबी कैसे, वह भी हम संक्षेप में समझ कर लेंगे। तो शिक्षा का जो उद्देश्य तय होता है या शिक्षा जो लक्ष्य निर्धारित करती है, उस उद्देश्य प्राप्ति हो या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये जो पाठ्य पुस्तक है वह एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही विद्यार्थी बालक का एक मनन चिंतन की प्रक्रिया और उस प्रयोगशीलता के मार्ग पर उसकी राह पर निकल पड़ने की प्रक्रिया जो है वो इसी के आधार पर शुरू होती है। और रोल मॉडल के रूप में उसके सामने उसके शिक्षक या उसके परिजन, माता पिता, ये सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसके पास होते हैं। अगर गुरुकुल में है वो, तो गुरु माता, गुरु परिवार यही रोल मॉडल होता है। परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बालक है, विद्यार्थी है, घर से स्कूल में आता है, स्कूल से घर में जाता है, तो उसके सामने अभी केवल शिक्षक का ही एक रोल मॉडल करके रखना पर्याप्त नहीं है, तो उसके माता पिता या परिजन, आसपास के पड़ोस के लोग भी उसके सामने रोल मॉडल के स्वरूप में प्रस्तुत होना आवश्यक है। अन्यथा उस बालक के मन में एक संघर्ष होगा और कौन सी राह चुनना वो उसके लिए संभ्रमित होगा। अतः ये जो पाठ्य पुस्तक है वो देश की जो प्रचलित दार्शनिक जो विचारधाराएं हैं और दार्शनिकों ने जो रखे हुए सिद्धांत है या समाज के समय समय पर निर्माण हुए जो आदर्श है या उस समाज की जो भावना है, उस राष्ट्र की जो भावना है, उसको ध्यान में रखकर लिखा जाता है। और यह लिखने का परिणाम क्या होता है कि उसके अध्ययन से बालक के जीवन में एक आदर्श को प्राप्त करने की उत्सुकता बढ़ती है, एक तड़प बढ़ती है, एक जिज्ञासा बढ़ती है। और जब यह पढ़कर उसके अंदर की उत्सुकता बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है, और जब अपने रोल मॉडल के रूप में शिक्षक और परिजनों को वो देखता है, तो उसका अनुनय, उसका अनुकरण करते करते उस बालक या विद्यार्थी में ये जो शिक्षा व्यवस्था जो वांछित विकास अपेक्षित करती है या एक भौतिक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में उसके व्यक्तिमत्व का विकास हो, यह जो अपेक्षा रखती है वह साध्य होने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसलिए कार्तिक जी, ये दर्शन हो या पाठ्य पुस्तक हो या पाठ्यक्रम हो, ये सब जो है वो परस्पर संबंधित ही है, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी हमें यहाँ पर जो बताया, तो इससे हमें पाठ्यक्रम और दर्शन के विषय में जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई। मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ आपसे कि दर्शन तथा शिक्षक के व्यक्तित्व का परस्पर में कुछ संबंध होता है क्या? अगर वैसे कुछ संबंध है तो इसके बारे में भी, उसका महत्व के बारे में आप हमें सभी को जानकारी दें। जी कार्तिक जी, शिक्षक का व्यक्तित्व यह पूर्ण शिक्षा व्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, ऐसे हमें समझना चाहिए। और दर्शन और शिक्षक के व्यक्तित्व और शिक्षक का जो व्यवहार है, आचार है, आचरण है, इसका आपस में अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है। अगर हम अत्यंत सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हैं, अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि अप्रत्यक्ष रूप में शिक्षक स्वयं ही एक दार्शनिक भी होता है। वह जो अपने दर्शन से, यानी उसके मन में जो विचार या चिंतन प्रक्रिया है या उसकी विचार और चिंतन प्रक्रिया के अनुरूप जो आचरण है, तो अपने दर्शन से वे अपने कक्षा के बालकों या विद्यार्थियों पर वो पग पग पर प्रभावित करते रहता है। और इसलिए व्यवहार में ऐसे बहुत बार कहा जाता है कि बच्चा एक बार जैसे स्कूल में जाना शुरू होता है, तो उसके बाद माता पिता या परिजनों के कुछ कहने के ज़्यादा उसको शिक्षक क्या कहते हैं उसका ज़्यादा प्रभाव होता है। बहुत बार आपको भी ऐसे अनुभव आया होगा कि हमारे यहाँ का जब बालक स्कूल में जाता है और बाद में घर में माता पिताजी उसको कुछ तो बताने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझे मेरे शिक्षक ने ऐसे करने को बताया, मैं वैसे ही करूँगा। तो ऐसा अनुभव आपको भी आया होगा। तो इससे हमें ध्यान में लेना है कि शिक्षक की जो चिंतन और विचार की प्रक्रिया होती है, उसका जो आचरण या व्यवहार है, वो निश्चित रूप पे बालक पर अव्यक्त स्वरूप में पग पग पर प्रभाव करके उसके जीवन को प्रभावित करते रहता है।
अब वर्तमान कम्युनिस्ट शिक्षा प्रणाली में जिस प्रकार की शिक्षकों की भर्ती हो रही है या जिस प्रकार के प्रोफेसर हमें दिख रहे हैं, जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी या सभी तरफ ऐसी बात है, जो स्वयं बच्चों के साथ बैठकर सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, या जिनके सेक्स स्कैंडल बाहर आते हैं, जो नौकरी के लिए धन देकर नौकरी लेते हैं या पास करने के लिए धन लेते हैं, या इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये रोल मॉडल ही गलत होने के कारण वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के फल भी अत्यंत गलत है, यह दिखता है। तो हम देख रहे थे कि शिक्षक का जो आचार विचार है, ये चिंतन प्रक्रिया है, वो विद्यार्थियों को पग पर प्रभावित करती है। अब शिक्षक के विचारों तथा उस समय जो देश की आवश्यकताएं होती है, तो देश के आवश्यकता के अनुरूप अगर शिक्षक का विचार है या शिक्षक उस तरह का विचार करके अपने बालकों को, विद्यार्थियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो उस समय एक सुदृढ़ या सक्षम राष्ट्र की निर्मित होने की संभावना होती है। और ऐसे परिस्थिति में उस देश और उस देश के जो भावी नागरिक है, वो दोनों की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सभी प्रकार की उन्नति संभव हो सकती है। मगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं कि भारत का मानस आध्यात्मिक पिंड का है, उस पर एक तरह से साम्यवादी पिंड थोपा जा रहा है। राष्ट्र की आवश्यकता एक संगता है, क्योंकि बहुत भाषाएं अलग है, प्रांत अलग है, व्याप्ति अलग है, आचार विचार भोजन सभी 50-100 किलोमीटर पे बदलते हैं। तो भारत में एक संगता आवश्यकता है, और ये कम्युनिस्ट विचारधारा जो है वो डिवाइड एंड रूल वाली नीति लेकर समाज को विघटित करने का प्रयास कर रही है। वो एक तरह से हिंदुओं का दमन, हिंदू विरोधी, भारत विरोधी नीतियों को लागू कर रही है, तो दूसरी तरफ इस्लाम समर्थक, क्रिश्चियन समर्थक, भारत तेरे टुकड़े हो गए, कश्मीर की आज़ादी तक, पाकिस्तान का समर्थन, मोहम्मद अली जिन्ना का जेएनयू में समर्थन, इस विचित्र अवस्था में भारतीय शिक्षा प्रणाली फंसी हुई है। और इसलिए आज हमारे देश में एक एनार्की, एक अराजक, एक अंतर्गत संघर्ष में ऐसी स्थिति निर्माण हुई है। तो हमें जल्दी से इस शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करके समाज को एकता के तरफ, संगठित होने के तरफ, भारतीय जनमानस या हमारी जो परंपरा है उसके तरफ जाने की आवश्यकता है, यह हमें समझना चाहिए। और जब यह दोनों बातें, शिक्षा पद्धति का लक्ष्य, उद्देश्य, पाठ्यक्रम और जनमानस, एक भारत के नागरिकों का जो मनोविज्ञान है, वो जब एक होगा, तो भारत अत्यंत सुदृढ़ और शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण होगा। अब ऐसी स्थिति में प्रत्येक शिक्षक को चाहिए कि वह अपनी शैक्षिक योग्यता में निरंतर वृद्धि करता रहे। यानी शिक्षक एक बार डिग्री लेता है और वो शिक्षा ज्वाइन हो गए कि वो पाठ्यक्रम का ट्रेनिंग लेता है और आगे आगे बच्चों को सिखाते रहता है। 20 वर्ष होने के बाद भी उसने जो अपने पाठ्य पुस्तक्रमों में सीखा है, वही रट लगाकर वो आगे के विद्यार्थियों को 20 वर्ष के भी बाद बताता है। इसलिए आज भारत के विद्यार्थी है, चाहे मेडिकल कॉलेज से हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, या चाहे आर्ट्स, साइंस, इकोनॉमिक्स सबसे हो, वो विश्व के 20-25 साल पीछे है, ऐसे हमें दिखाई देता है। जेएनयू के आसपास के दुकान और लाइब्रेरी अगर ढूंढते हैं, तो वहाँ पे 1980s के जो कम्युनिस्ट विचारधारा का लिटरेचर है, वही ज़्यादा बिक्री को उपलब्ध है। और आज विज्ञान कितना आगे गया या इकोनॉमी के कौन से लेवल पे गई, उसके कुछ परिवर्तन भारत में नहीं दिखते हैं। उसका कारण ये 70 वर्ष की साम्यवादी प्रभावित हमारी शिक्षा व्यवस्था ही है। तो हमें क्या आवश्यकता है कि वर्तमान में जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन हो रहे हैं, उसके शैक्षिक योग्यताओं को हमको निरंतर अपडेट होकर वैश्विक लेवल की जो शिक्षा व्यवस्था है भौतिक स्तर की, वो वर्तमान समय में ही भेजे और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य का विकास करते हुए उस आधुनिक और विज्ञान को योग्य हाथों में भेजे, ताकि उसका सदुपयोग समाज और राष्ट्र या विश्व की निर्मित के लिए हो, ना कि अण्वस्त्र और शस्त्रास्त्र निर्माण करके केवल पृथ्वी को नष्ट करने के लिए। और केवल भौतिकता, अध्यात्म रहित भौतिकता के कारण आज पाश्चात्य देश, अमेरिका हो या ये कम्युनिस्ट चीनी देश है, उन्होंने भारत नहीं तो विश्व को नष्ट करने के कगार पर लाके खड़ा किया है। तो हमें ये देखना है कि वर्तमान में जो शिक्षक है उसको अपने निरंतर शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि करते रहना आवश्यक है, जिसको वो प्रकृति हो, हमारे बालक या विद्यार्थी का या स्वयं का जीवन हो, या आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में विकास करने के लिए ईश्वर का ज्ञान हो, तो यह सब बालकों को अपडेटेड मिले,
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मिले और उसमें अनेक सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास हो जाए, ताकि निर्माण होने वाला बालक या विद्यार्थी या समाज या राष्ट्र ये अत्यंत नैतिकता और चारित्रवान या अच्छा निर्माण हो, ऐसे उसका उद्देश्य है। इन गुणों को विकसित हो जाने से हमारे विद्यार्थियों का, बालकों का चरित्र निखर जाएगा तथा उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बन जाएगा कि उसके संपर्क में आने वाले अन्य बालक हो या अन्य व्यक्तित्व का एक वांछित विकास होना निश्चित है। तो शिक्षक के व्यक्तिमत्व को इतना शक्तिशाली, प्रभावशाली बनाना आवश्यक है कि वो अपने संपर्क में आने वाले बालकों पर वो प्रभावित कर सके और उसमें वांछित जो विकास अपेक्षित है वो निश्चित कर सके। जिस शिक्षक के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है, वह कक्षा के बालकों के सामने किसी आदर्श को प्रस्तुत ही नहीं कर सकता है। ऐसे आदर्शविहीन शिक्षक द्वारा दी गई जो कुछ शिक्षा है वो अत्यंत निरर्थक है। वो केवल अपना जीवन बर्बाद नहीं कर रहा है, तो अपने सानिध्य में, अपने कार्यकाल में आने वाले सैकड़ों विद्यार्थी बालकों का जीवन निरर्थक बना के अनुपयोगी बना रहे, ना तो समाज को उपयोग, ना तो राष्ट्र को उपयोग। और इसलिए अगर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो शिक्षक ये सबसे महत्व की इकाई है। और शिक्षक एक उत्तम चरित्र, एक उत्तम आदर्श, एक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक स्वयं को निरंतर अभ्यासक्रम के दृष्टि से अपडेटेड रखने वाला और फिर आध्यात्मिक विकास के दृष्टि से ईश्वरीय ज्ञान से भी एक निरंतर स्वयं को उत्थान की तरफ लेके जाने वाला अगर हो, तो अच्छा शिक्षक ये अच्छे बालकों के निर्माण का एक निमित्त बन के एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो कार्तिक जी, विद्यार्थी जितना महत्व है उतना शिक्षक महत्व है। जितना विद्यार्थी शिक्षक महत्व है उतना ही कालानुरूप जो उनका जीवन दर्शन है वह महत्व है। उस समय के राष्ट्र की परिस्थिति, राष्ट्र की आवश्यकता, जनमानस का एक एवरेज अपेक्षा है और उसमें जो हम उस समय राष्ट्र के, समाज के जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसके अनुरूप शिक्षा को निर्धारित करते समय शिक्षक उस लक्ष्य के लिए अनुकूल व्यक्तिमत्व का निर्माण हो, यह देखना सबसे महत्व का दायित्व राज्यकर्ताओं का होता है। और ये हम आने वाले हिंदू राष्ट्र में यह प्रक्रिया निश्चित करेंगे। फिर ऐसे ही चारित्रवान और एक आदर्श गुरु परंपराएं और गुरु परिवार निर्माण हो जाएंगे कि जो अपने गुरुकुलों में आने वाले बालकों और विद्यार्थियों पर केवल अपने पुस्तकी शिक्षा से नहीं तो अपने आचार विचार और अपने तत्व चिंतन के आधार पर, अपने जीवन दर्शन के आधार पर, अपने आध्यात्मिक विकास के परिप्रेक्ष्य पर वो भी अपने सानिध्य में आने वाले बालकों को प्रभावित करके उनको भी आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक क्षेत्र में विकसित करके एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श समाज और एक आदर्श राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपना योगदान देंगे। मैं भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री रामचंद्र जी और परात्पर गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी के चरणों में यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपने ये जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है, आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होने के लिए आपकी ये जो योजना है वो परिपूर्ण होने के लिए हम सबको सद्बुद्धि दे। आप जो कार्य करें उसमें हमका सहभाग करवा के लीजिए और यह लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारा तन मन धन जीवन सर्वस्व अर्पण करा के हमारा उद्धार करते हुए इस समाज, राष्ट्र और ये वसुधैव कुटुंबकम नाम से ये जो पृथ्वी को अपना परिवार माना है, उस सबके उत्कर्ष के लिए हमारी यह सेवाएं आप करवा लीजिए। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने हमें जो यहाँ पर मार्गदर्शन किया, तो इससे ये बात तो हमें ध्यान में आए कि शिक्षक स्वयं एक दार्शनिक होता है तथा दर्शन और शिक्षक के व्यक्तित्व का परस्पर में घनिष्ठ संबंध होता है। ये बात हमें स्पष्ट हो गई। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो धर्म संवाद का हमारा विशेष भाग चल रहा है, इसमें हम दर्शन शास्त्र के विषय में बता रहे हैं, साथ ही हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति इसके साथ कैसे जुड़ी हुई है, तो ये हम यहाँ पर समझ कर ले रहे हैं।
हमने यहाँ पर और उद्देश्य भी समझ कर लिया है, हमारा पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए तथा शिक्षक का व्यक्तिमत्व और दर्शन में किस प्रकार से परस्पर संबंध होता है, ये आदि सभी बातें हमने जानकर ली। तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे पास होना आवश्यक है, ताकि आने वाले भविष्य में यदि हमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो हमारी सनातन शिक्षा पद्धति को पुनः लागू करना है, तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हमें पता होनी चाहिए। ये हमारा बेस है। अगर ये हमें पता होगा, अगर जड़ हमारी अच्छी रहेगी, तो हम एक अच्छा वृक्ष बन सकता है और आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छा सक्षम नेतृत्व बना सकते हैं। मैं सभी दर्शकों से ये अनुरोध करता हूँ कि ये जो भाग यहाँ पर चल रहे हैं, इसको अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुँचाने का प्रयास करें। इसमें आप हमारा सहायता कर सकते हैं। जो फेसबुक लाइव के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं, तो वो इसे वॉच पार्टी कर सकते हैं। हिंदू अधिवेशन इस पेज को आप लाइक करें तथा हिंदू जागृति इस यूट्यूब चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँचा सकते हैं और आप भी इस धर्म कार्य में योगदान दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म संवाद के आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। उनके ही चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज यहाँ पर हम रुकते हैं। नमस्कार। श्री गणेश मूर्ति के हृदय पर दाहिना हाथ रख मंत्रोच्चारण करते हैं। श्री गणेश चतुर्थी पर अथवा नई मूर्ति